नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र के लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली है। साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर लोक कलाकारों ने मनमोहक संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि होली का पावन पर्व समाज को एकता के सूत्र में बांधने का एक अनोखा संदेश देता है। इस पावन पर्व पर होलिका दहन की लपटों में समाज की तमाम बुराइयां खत्म हो जाती हैं और होली के रंगों की तरह समाज भी खिल उठता है। इन पावन पर्वों, तीज और त्योहारों से हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत देश में सबसे अनोखी है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि होली पर्व पर सभी को संकल्प भी लेना चाहिए कि स्वच्छता पर फोकस रखेंगे और पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे, प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे, जल संरक्षण करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के पिपली नीलधारी गुरुद्वारा साहब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्वर्गीय रानी माजी के निधन पर संत सतना सिंह के शोक भी व्यक्त किया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी के साथ में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ में पिपली नीलधारी गुरुद्वारा साहब पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रानी मां के निधन पर उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है और साथ ही पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा साथ में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही सीएम ने बस को रवाना करने से पहले बस में सवार तीर्थ यात्रियों से बातचीत की है और उनका हालचाल भी जाना है। इस दौरान उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला चंडीगढ़ से आया है सामने, जहां पर अयोध्या के लिए एक बस को रवाना किया गया, जहां पर लोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर पहुंचे और साथ ही दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी को पहुंचकर बस को रवाना कराया और श्रद्धालुओं से भी मिले और इस दौरान हरी झंडी दिखाते हुए भी सीएम सैनी नजर आए। तस्वीरें दिखा रहे लगातार, जहां पर श्रद्धालुओं को राम मंदिर जाने के लिए मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी का अभिनंदन किया और हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगर निकायों में चुनावों में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिससे प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होने के उपरांत चुनाव में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया है और इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। आज राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की
स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत खुशी महसूस हो रहा हूँ। विशेष करके सारे हमारे पुराने जितने जो है निर्वाचन आयोग के जो हमारे चीफ थे, इतने लोग उपस्थित होना ये बहुत ही सराहनीय बात है। खबर हरियाणा से है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता हट गई है। और आपको बता दें कि 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके बाद में राज्य चुनाव आयोग ने भी प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता हटने की जानकारी पत्र के माध्यम से जारी की है। आपको ये नोट भी दिखा रहे हैं, जहां पर आदर्श आचार संहिता हटाई गई है। 12 मार्च को ये जारी किए गए थे नतीजे, और इसके बाद में चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया जिस माध्यम से ये जानकारी दी है। आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग को एक पत्र भी जारी किया गया, जहां पर आदर्श आचार संहिता हटाई गई है, और इसके बाद में एक नोटिस जारी किया, जिसके दौरान ये जानकारी पहुंचाई गई, जहां पर आदर्श आचार संहिता हट चुकी है। आपको बताते चलें कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, और 12 मार्च को अब नतीजे भी आ गए हैं, और इस दौरान आचार संहिता हटा दी गई है। आपको लगातार चुनाव चल रहे थे, और नगर निगम का चुनाव थे, जिसको होने के बाद में इस आचार संहिता को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा में नगर निकाय चुनाव हो गए हैं, और इसके बाद आचार संहिता को हटा दिया गया। आपराधिक वारदात तेजी से बढ़ रही हैं, और साथ ही होली के मौके पर एक युवक से 22 लाख रुपए की लूट हो गई है, और बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले उन्होंने युवक से मारपीट की, और फिर कैश से भरा हुआ बैग लूट लिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई है, और पीड़ित के बयान के आधार पर छानबीन भी शुरू हो गई है। मैं HDFC बैंक से निकला था, यहाँ अपना कैश लेके मैं यहाँ गली के कोने पे आए, शाम जी कॉम्प्लेक्स की साइड में गली है, एकदम आगे से एक बाइक आई, आदमी उतरा और आदमी ने मारा पीछे चालू कर दी। जब मतलब खासा देने लगा तो उसने हथियार निकाल दिया और सामान लेकर चला। कितने पैसे थे? 22 लाख। कहाँ से लेके आए थे? HDFC बैंक। किस काम के लिए थे? क्या काम कर रहे थे? काम है, फाटक की गली किसानों को पेमेंट 3 दिन के पैसे रखे थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। मोटरसाइकिल पे? जी। हेलमेट पहन रखा था क्या? हेलमेट पहन रखा था। यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक के देर रात सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने को मजबूर होना पड़ा। एक ऑटो चालक की मनमानी की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे पर पड़ गई, और वहीं कुछ राहगीर महिलाओं की मदद से सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी हो गई, और जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। और साथ ही डॉक्टर ने यह भी बताया कि जिस वक्त जच्चा बच्चा को अस्पताल लाया गया तो दोनों की हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर ऑटो चालक की मनमानी की वजह से एक प्रेग्नेंट महिला को बीच सड़क पर छोड़ा, जिसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, और इसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां पर स्थिति दोनों की ही सही बताई जा रही है, और साथ ही जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां पर एक
युवती को अपने बच्चे की डिलीवरी रास्ते में ही करनी पड़ी और जिस दौरान उन्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। और ये पूरा मामला यमुनानगर से सामने आया है। क्या नाम है भैया आपका? सूरज। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जिला फतेहाबाद टोहाना के जी। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ रिश्तेदार में आए थे सहारनपुर में जी। हाँ। तो महिला गर्भवती थी जब लेकर आए हैं हाँ यहाँ जी, पर? गर्भवती थी तो रिश्तेदार में आए थे, किसी शादी में आए थे। जी। तो फिर दर्द होने लग गया तो हम लेकर आने लग गए, तो बीच में डिलीवरी हो गया। बीच रास्ते में हुई? रास्ते में हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मदद की यमुनानगर के लोगों ने? यमुनानगर ने उसकी मदद हाँ। की है, उनका धन्यवाद करते हैं। माँ और बच्चा सुरक्षित है? देख सुरक्षित रहे, बस सबकी यही दुआ है। यमुनानगर थे, थोड़ा दूसरी चीन पहचान थी, तो वहाँ जान पहचान इतनी नहीं थी। और सारंगपुर में, यमुनानगर में ज़्यादा चीन पहचान है, समस्या है, सब कुछ है। हमने आने का यहाँ तक सोचा तो कोई बात नहीं, परमात्मा यही दे दिया, आप साथ दे दिया। तो डिलीवरी हुई है यहाँ पर? यहाँ बच्चे को जन्म दिया है सड़क पर? हाँ, सड़क पर। तो यमुनानगर के लोगों ने मदद की आपकी? हाँ। यमुनानगर के कैंप निवासी मनीष राज चाय की दुकान चलाता है। वह नशे का भी काफ़ी आदी है। बुधवार को नशे में घर आया तो उसकी स्वजन से कहासुनी हो गई, जिस पर वह घर से निकल गया और साथ ही खेत में खड़े 66 kV हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। उसे वहां पर चढ़े हुए कॉलोनी के ही व्यक्ति ने देखा तो उसके स्वजन को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया है। जान से मारने की नियत से घर में घुसकर एक युवक पर गोली चलाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिला पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी किया है और साथ ही बदरपुर निवासी महिला ने, आपको बताते चले कि थाना लाडवा पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह 24 फरवरी को अपने घर पर थी। सुबह करीब 6:30 बजे उसे घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई। जब उसका पति दरवाज़ा खोलने गया तो अज्ञात लड़कों ने उस पर गोलीबारी कर दी और साथ ही फायरिंग की वजह से उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं इस शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें हमने तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक देशराज था, दूसरा लड़का सुरेश था उर्फ मुन्ना जो बड़ी गांव का रहने वाला था और तीसरा लड़का सचिन था जो हिसार का रहने वाला था। तो इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया था और तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। अब रिमांड के दौरान हमने देशराज से वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा जिसपे ये आया था, एक मुलजिम को लेके घर भी दिखाया था, वो बरामद की है और एक इसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया है, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन में वो धमकी वाली रिकॉर्डिंग्स भी थी और उसके अलावा मुलजिमों से की कॉल डिटेल्स और इनकी आपस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो हमने बरामद किया है। जो दूसरा मुलजिम सुरेश है, मणि गांव का रहने वाला, इसको हमने वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और 4 राउंड बरामद किए हैं। और इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल पर ये दोनों मुलजिम 24 तारीख को वारदात को अंजाम देने के लिए बैठकर आए थे, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। जुलाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे और साथ ही किला जफरगढ़ गांव में रात के समय ठेके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 1 महीने में शराब ठेके पर ये तीसरी वारदात है। करीब 20 दिन पहले फतेहगढ़ गांव में से शराब ठेके पर गाड़ी लगाकर अंग्रेजी शराब की पेटियां और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए और इसके साथ ही एक दूसरे ठेके पर वारदात को अंजाम दिया गया है।
सिनी की बोतल भांगा से दारू की। सिनी ने बोला भाई दारू दिए। फिर मैंने खिड़की खोली जी, खोल दे, मैंने देखा तो फिर एक साइड में खड़ा था, नु बोला दिखा है वो सामान ले रहा था। फिर मैंने क्या कोई पिस्तौल ले रहा था? हाँ पिस्तौल ले रहा था जी। फिर मैंने खिड़की झाँक दी, फिर मैंने लठाया जी। अच्छा, लड़के लड़की की झाँकी है, फिर मैं खड़ा गया इन का। फिर उन्होंने फिर 2 हवाई फायर करें बाहर। सेल्समैन ने बताया कि 2 लड़के आए थे, इन्होंने शराब की बोतल मांगी थी। उन्होंने कहा भी पिस्टल दिखाया, बोले ठेकों को बोली नहीं करनी, ठेकेदार को समझा देना, और जान दे वो फायर कर दिए। मुकदमा दर्ज कर दीजिए, तफ्तीश जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी में उस वक्त एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया जब एक 3 साल के बच्चा खेलते खेलते बिना ढक्कन के गहरे सीवर में जा गिरा है। मौके पर खेल रहे दूसरे बच्चों ने शोर मचाया तो लोगों ने 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सीवर से बाहर निकाला है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पूरी घटना रेवाड़ी के घड़ी बोलनी रोड स्थित एलिगेट सिटी के नज़दीक की है। मृतक बच्चे के पड़ोसी का भी कहना है कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी जो दुखद हादसे हैं वो ना हो, और वही पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। हम नाम तो नहीं जानता, मगर वहाँ पर खोल रखे हैं फिलहाल, इतना पता है। वहाँ और भी सारे बच्चे खेलते हैं। हम ये चाहते हैं जो आज हमारे बच्चे के साथ हुआ कल और किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए हम कार्रवाई चाहते हैं। कितनी देर बाद में बच्चे की शव निकाला गया? लमसम सर 5-10 मिनट लग गया था निकालते। सीवर जो थे वो गहरे थे, गहरे होने के कारण कम से कम हाँ जी सर पानी बहुत था उसमें। तो कम से कम 20 से 15 मिनट सर लग गए ढूंढते हुए, तो बच्चा मिला तो निकाला गया, तो हैंड टू हैंड मतलब एक्सपायरी हो गया बच्चा। नागल चौधरी के गांव अकबरपुर की बेटी कंचन सहरावत ने 24 साल की उम्र में आर्मी अफसर बनकर अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ में भव्य स्वागत किया गया, और साथ ही कंचन ने अपनी एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट का पद भी ग्रहण किया है। जहां समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने पर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने बेटे को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आसपास के गांवों से हजारों लोग इस अवसर पर मौजूद रहे, और साथ ही सभी 36 बिरादरी की तरफ से कंचन को पगड़ी पहनाकर जो है आपको बताते चला कि उन्हें सम्मानित किया गया है। तो वहीं कंचन ने 2023 में पूरे भारत में तीसरा स्थान हासिल करके सेना में शामिल हुई थी। उनकी इस उपलब्धि के पीछे उनके पिता और दादा का हौसला अफजाई भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। उन्होंने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी बेटियों का सहयोग करें ताकि वे सेना में जाकर देश की सेवा कर सके। आज यहाँ पधारने पे हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बेटी कंचन सहरावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पे कमीशन लेके और गौरवमयी भारतीय सेना के में सैन्य सेवारत हो गई है। इसके लिए हम पूरे परिवार को, क्षेत्र की पूरी सरदारी को और पूरे समस्त गाँव को खाप की तरफ से बधाई देते हैं। मैं मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, क्योंकि उन्होंने आर्मी में सर्व किया था, तो मैं बचपन से उनके साथ रहती आ रही थी और उनसे ही मैंने आर्मी के बारे में जाना, उनकी कहानियाँ सुनी। जब मैं छुट्टी में आती थी तब मेरे दादाजी बताया करते थे अपने यूनिट के किस्से। उसको सुन के मुझे लगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मुझे बनना चाहिए, और उसी की प्रेरणा लेते हुए मैंने आर्मी ज्वाइन की। IAS IPS भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, पर आर्मी एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तब आप इंडियन आर्मी का पार्ट बनते हैं, एक फैमिली का पार्ट बनते हैं। आप बहुत सारे अपने जवान, अपने साथ के अफसरों के एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, और जिनका जीना मरना रहना सब आपके साथ रहता है।
चरखी दादरी जिले के गांव रामलवास के ग्रामीणों ने जो है वो अवैध खनन और जल दोहन की समस्या के विरोध शुरू कर धरना प्रदर्शन भी किया, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। चरखी दादरी तहसीलदार सचिन कुमार ने ग्रामीणों को जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन को समाप्त कराया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर ग्रामीणों ने अवैध खनन जल दोहन की समस्या का समाधान करने का जिला प्रशासन और सरकार का आभार जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव रामलवास स्थित पहाड़ में हो रहे अवैध खनन जल दोहन के विरोध में पिछले करीब 6 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा था और सरकार और प्रशासन की तरफ से भी अवैध खनन और जल दोहन पर रोक लगाई गई है, और जिसके बाद में ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है। हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं वो हम जल्द ही उनको अमलीजामा पहनाने का काम करेंगे और पूर्ण करेंगे, ठीक है। और जो अवैध खनन और दोहन जो था वो बंद हो चुका है, सरकार ने उसके ऊपर स्टे कर दिया है, सरेंडर के लिए ठेकेदार ने उसको सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और आगे के लिए भविष्य में जो हमारा रॉयल्टी बची हुई थी उसके लिए भी वो हम आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए उसके अगेंस्ट। और प्रशासन ने भी जब डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपका जो बकाया रॉयल्टी जो है वो हम दिलवाने का काम करें। के प्रतिनिधि के रूप में मुझे एसडीएम साहब ने यहाँ भेजा था और आज इस जो आंदोलन पिछले लंबे समय से चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था, आज उसकी समाप्ति है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको जूस पिला के इस आंदोलन की समाप्ति करवाई गई है। खनन वगैरह की जो समस्या ग्रामीणों की थी वो समाप्त हो गई है। उसके बाद में आज हम इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ग्रामीण खुश हैं और मैं ये इस तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन देख के मुझे खुशी है कि जो रास्ता महात्मा गांधी का था उसको अभी भी हम शब्द से इसको लागू कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए मैं ग्रामीणों को बधाई देता हूँ। प्रशासन तैयार खड़ा है। गाँव का धरना 5 सितंबर 2024 को शुरू हुआ था। आज 6 महीना 10 दिन हो गए हैं। हमारे गांव की पानी बंद का था और अवैध खनन हो रहा था, उसको रोक के लिए था, वो पूर्ण रूप से बंद हो गया है। हमारा गांव चाहता था पानी बंद करने के लिए और खनन बंद करने के लिए, वो हमारी मांग पूरी हुई है। अगर हमारे गांव के प्रति हमारी जो आस्था के प्रति कोई भी काम करेगा तो ऐसा ही हम जवाब देंगे। हम 5 सितंबर से अपना पहाड़ की अवैध जल दोहन अवैध खनन के बारे में पूरा गांव में पंचायत करके और यहाँ धरने पर बैठे थे। काफ़ी लंबे से धरना चलता रहा। उसके बाद में सरकार की तरफ से हमारे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, ना ही अपने डी साहब या हमारे जो भी अधिकारी थे उनके पास गए, उन्हें हमें कोई जो है कि किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।